नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव। दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने होली के दिन सफाई में एक संबोधन दिया जिसमें उन्होंने 27 के रणनीति को लेकर पीडीए पर चर्चा की है। दोस्तों, आप सभी लोग इस संबोधन को सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। कलाकारों को भी बधाई देना चाहता हूं जो अपने शरीर की मेहनत से जो कलाकारी दिखा रहे थे। जब तक शरीर को आप मेहनत के लिए नहीं तैयार करोगे तब तक ऐसा काम नहीं कर सकते जो हमारे बिलारी के लोगों ने कर करके दिखाया। और ये जितने कलाकार थे ये सब गरीब परिवार के हैं, सब गांव के हैं, हमारे आपके जैसे ही हैं वो लोग। लेकिन सोचो उन्होंने मेहनत करके परिश्रम कर करके क्या सीख। हम लोग जितनी मेहनत कर लेंगे और तैयारी कर लेंगे उतना ही आसान हमारे और आपके लिए होगा सरकार बनाना। इसलिए जब आज हम लोग होली मना रहे हैं, जब होली मना रहे हम लोग, और याद करिए जब 2012 में सरकार बनी थी तो होली के बाद ही बनी थी, अगर याद होगा आपको। और हम लोग हर दिन गिन रहे हैं। अगर आज दिन गिने हम लोग होली के दिन तो हमारे आपके लिए दिन कम बचे हैं चुनाव के। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं और अगर गिनती करोगे तो दिन कम है, विधानसभाएं ज्यादा हैं। इसलिए हम लोगों को मेहनत और ज्यादा करनी है। यहां आसपास के लोग तो अपने आप जिता देते हैं क्योंकि यहाँ के लोग सब समाजवादी हैं। लेकिन आज के दिन हम लोग संकल्प लें कि जितनी बड़ी जीतें हुई हैं उससे बड़ी जीत आने वाले समय पर हो समाजवादी लोगों की, और सरकार यहीं से बनना शुरू हो, सरकार यहीं से बनना शुरू हो। हमारे आपके लिए चुनौती बड़ी इसलिए है क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इन्हें हराया है। याद रखना आप लोग, हम लोगों ने उन्हें हरा लिया, इसलिए हमारी आपकी चुनौती बड़ी है। वो कैसे हारे हैं वो जान गए हैं। इसलिए अब हम लोगों को बहुत तैयारी के साथ और पीडीए की ताकत के साथ हम लोगों को एकजुट होकर के इनको दोबारा हराने का काम करना है। और ये पीडीए का नारा तो ऐसा है कि हर जगह फिट हो जाता है। पीडीए के नारे से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि बताइए समाजवादी पार्टी के लोग शंकराचार्य जी के साथ क्यों खड़े हैं। हमने कहा कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी पीड़ित हैं, दुखी हैं और उन्हें अपमानित किया जा रहा है, इसलिए पीडीए उनके साथ हम सब लोग मिलकर गए हैं। जो पीड़ित होगा, दुखी होगा, अपमानित होगा, उसके साथ हम सब पीडीए वाले लोग खड़े होकर के उसको सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को बहुत सनातनी मानते हैं, इस बार बताओ सनातनी लोगों की पोल खुल गई कि नहीं खुली इस बार? आप सदियों से हिसाब किताब लगा लो, पौराणिक व्यवस्था से अभी तक हमारी सबसे ज्यादा जिस स्थान की मान्यता है, जिस स्थान को सबसे ज्यादा हम लोग पवित्र मानते हैं, जो हमारी आध्यात्म की त्रिवेणी है। जब सोचिए पूजनीय शंकराचार्य जी वहां जा रहे थे स्नान करने, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया। वो धरने पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे जब तक सरकार नहीं झुकेगी। लेकिन सरकार इतनी अहंकारी है कि सरकार झुकी नहीं और सरकार ने उन्हें अपमानित किया, और इस सीमा तक अपमानित किया कि अब सुनने में आया कि नई तरह के मुकदमे लगाए उनके ऊपर। कोई कल्पना कर सकता है कि मुकदमे ऐसे भी लग जाते हैं? ये तो प्रधानी में लगाए जाते हैं। ये कई बार लोग प्रधानी में इस तरह की साजिश करते हैं मुकदमा लगवाने की। सोचिए हमारे सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी ये साजिश करें कि उन पर मुकदमा दर्ज हो जाए
तो जो मुकदमा दर्ज कराएगा वो कभी सनातनी नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने कहा कि अगर हम गीता पढ़ें और गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने वो जानते होंगे, हमारी गीता में लिखा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है, और माया में रह करके माया से दूर हो वो योगी रहता है। कोई वस्त्र पहनने से और कान छिलाने से योगी नहीं हो जाता है। और फिर वो शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, वो शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, और उन पे अपना सर्टिफिकेट है ही नहीं योग का। योग की परीक्षा हुई होगी, आपने देखी होगी टीवी पर, एक टांग पे खड़े होकर के बताओ कौन सा योग कर रहे थे वो। और कोई खेल नहीं जानते वो। और आज के जमाने में हर आदमी के पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी को समझता है, सोशल मीडिया को जानता है। आज केवल हमारे पत्रकार रिपोर्टर नहीं हैं, हर नौजवान आजकल रिपोर्टर है, क्योंकि वो जानता है कि कब क्या कहानी बनानी है जिससे उसकी कहानी सब जान जाएं। ये सोशल मीडिया का नया जमाना है, शायद हमारे पुराने जमाने में ये नहीं था। ये नई पीढ़ी, नए जमाने की नई चीज है। आज कोई चीज किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज हर एक की जानकारी में आ रही है। इसलिए जानकारी में जब आ रही है तो हम लोग ये भी जानते हैं इस सरकार से ज्यादा झूठी सरकार कोई नहीं है। बताओ, लगभग 10 साल हो गए सरकार को। नई चीज एमओयू करने जा रहे हैं जापान, बताइए। एमओयू करने गए, ये एमओयू क्या होता है ये बताओ आप। ये नई चीज ढूंढ ला, एमओयू कर लिया। और पहले जो एमओयू किया इन्होंने वो किया था 50 लाख करोड़ का, अब 1 लाख करोड़ का एमओयू कराए। और तब कर करके आए जब सरकार जाने वाली है। हमारे यहाँ तो जो परंपरा यही है कि लोग विदाई के बाद घूमने जाते हैं। ये सुनने में तो यही आता है कि विदाई के बाद घूमने जाते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने जा रहे हैं, बताओ। और सरकार बचेगी कैसे बताओ। आज सोना कितना महंगा है, बहुत महंगा। और सोना इतना महंगा हो गया कि कोई भी अपने लिए जेवर नहीं खरीद सकता। घर परिवार में शादी हो तो कहीं कोई जेवर नहीं दे सकता है। जेवर बताइए कोई खरीद पाएगा गरीब आज। सोना तो सोना, चांदी कहां पहुंच गई बताइए आप। चांदी, और चांदी के बाद इस बार आलू का हाल क्या है। यही आगरा, फिरोजाबाद से लेकर के कानपुर तक और दूसरे उत्तर प्रदेश के हिस्सों में आलू होता है। और हमारे यहाँ तो 200, कन्नौज में अकेले 200 कोल्ड स्टोर हैं। और देखिए आलू का भी कोई हिसाब किताब नहीं। आलू से याद आया, आलू से ये याद आया कि इस सरकार में जो सबसे ज्यादा विभाग टैक्स दे रहा है वो है एक्साइज डिपार्टमेंट। अब अंग्रेजी में बोलते नहीं समझ पाए। शराब वाला विभाग सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, कौन सा। और सबसे ज्यादा गांजा भी पकड़ा जा रहा है जब से ये सरकार आई है। हर दिन अखबार में पढ़ते होंगे कि 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, इतने लाख का गांजा पकड़ा जा रहा है। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा मदद हम लोग किसानों की करने जा रहे हैं। और किसानों की अर्थव्यवस्था और किसानों को जब लाभ पहुंचेगा तो हर घर परिवार में खुशहाली आएगी। इसीलिए ये जो सड़क बनी थी, ये सड़क केवल शहरों को जोड़ने के लिए नहीं बनी थी। ये जो सड़क बनी
ये जो सड़क बनी, ये सड़क केवल शहरों को जोड़ने के लिए नहीं बनी थी। ये सड़क इसलिए भी बनी थी कि हमारे जो पिछड़े जिले हैं, जो गांव हैं और जो पिछड़ा इलाका है वो जुड़ जाए, और जुड़ने के साथ साथ इस एक्सप्रेसवे और इस सड़क के किनारे मंडियां बन जाएं, या मंडी से संबंधित कोई कारखाना लग जाए, जिससे किसान को खेतीबाड़ी करने में आसानी के साथ साथ उनकी पैदावार की सही कीमत मिल जाए, और कोई भी चीज यहाँ बने तो वो बाजार में जल्दी पहुंच जाए। इसलिए एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया था। हालांकि एक देश जिसने एक राष्ट्रपति को मार दिया, अरे रुक जा भाई, और एक अपहरण किया, उसी अमेरिका से अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई समझौता किया है। हम लोगों का देश मुश्किल में फंसता चला जा रहा है, और ऐसी मुश्किलें होंगी जो आने वाली पीढ़ी के साथ और परेशानी पैदा करेगी। क्योंकि दुनिया में अगर हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, मान लीजिए आज सोचिए अमेरिका में भारतीय कितने लोग रह रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग अमेरिका में रह रहे हैं। जहां अभी युद्ध चल रहा है ईरान और आसपास के देशों में, खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय लोग भी रह रहे हैं। तो बताओ भारत को किसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इन्होंने कारोबार, व्यापार और आर्थिक नीतियां कैसी बनाई है यही नहीं पता है। अभी तो जो लड़ाई हम लोग देख रहे हैं, जो देश मजबूत है वो मजबूती से लड़ रहा है, और हमारे देश के साथ तो क्या संकट होगा। हमारी मिसाइल किसी देश की है, हवाई जहाज किसी देश का है, रडार किसी देश का है। तो बताओ हम लोग करेंगे क्या अगर कभी लड़ाई में फंस गए तो। जो हमारी विदेश नीति या हमारी जो अर्थव्यवस्था है या जो व्यापार हम लोग बढ़ा रहे हैं, जब अखबार पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि हमने फ्रांस से हवाई जहाज खरीद लिए हैं, इजराइल से ये खरीद लिया है, अमेरिका से ये खरीद लिया है, रशिया से ये खरीद लिया है। बताओ अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से दूसरी चीज खरीदेंगे तो कभी लड़ाई हुई, वॉर हुआ तो बताओ तालमेल कैसे बैठाएंगे हम लोग। और याद रखना मजबूत के साथ सब खड़े दिखाई देते हैं, और बुरे वक्त पर कोई किसी के साथ खड़ा दिखाई नहीं देता है। और जब अंधेरा आता है, अंधेरा, तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। इसलिए ये जो विदेश नीति जुगाड़ की बन रही है, जुगाड़ की विदेश नीति, और जो डिफेंस को हम मजबूत कर रहे हैं, ये जुगाड़ से हम लोग जो डिफेंस कर रहे हैं, शायद इससे हम लोग दुनिया के सामने उतने मजबूत दिखाई नहीं देंगे जितना हम अपने देश में हर चीज बनाए तब मजबूत दिखाई देगा। याद रखना, केवल ये आर्म्स नहीं खरीदे जा रहे हैं, मिसाइल्स नहीं खरीदी जा रही हैं, हवाई जहाज नहीं खरीदे जा रहे हैं, हमारा किसानों को भी जोड़ दिया अमेरिका से। सोचो आप, अब बताइए अमेरिका वाले हमारे गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी का दाना देंगे। बताइए आप, ये देखा समझौता पढ़ा कि नहीं पढ़ा। समझौते में ये तय हुआ है कि अमेरिका आपके जानवरों का फीड देगा। तो बताओ बरसीम भी क्या वहीं से आएगी, घास सोचिए वहां से, या क्या चीज आएगी। और फिर मिलेट के बाजरा खाइए, जौ खाइए, मक्का खाइए। अमेरिका को पता लग गया और अमेरिका ने समझौता करके सब कुछ भेजने का इंतजाम कर दिया। बोले जाइए हम भेज रहे हैं आपके लिए। और फिर जो तेल है, सरसों के तेल से खाना अच्छा बनता है।